नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वैचारिक भूचाल की जिसने रूस के एक पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, नहीं, ये कहानी है उन जबरदस्त विचारों की जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो हमारा सफर शुरू होगा 19वीं सदी के यूरोप से। वहां से हम अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर रूस ही क्यों बना क्रांति का केंद्र। 1917 की उन अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे सोवियत संघ बना और दुनिया पर उसका क्या असर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 19वीं सदी का यूरोप वो एक तरह से विचारों का युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ने सिर्फ एक राजा को गद्दी से नहीं हटाया था, नहीं, उसने सदियों पुरानी उस व्यवस्था को ही तोड़ दिया था जहां समाज राजा, पादरी और अमीर लोगों में बटा था। और अचानक हवा में एक बहुत बड़ा सवाल तैरने लगा कि अब समाज को चलाया कैसे जाए। ऐसे सिर्फ पेरिस या लंदन तक ही नहीं रुकी, ये विचार, ये लहर भारत तक पहुंची, जहां राजा राम मोहन रॉय जैसे चिंतकों ने इन पर बात की। हर तरफ लोग यही पूछ रहे थे, क्या हक सिर्फ जन्म से मिलते हैं या फिर हर इंसान को अधिकार मिलने चाहिए। विचारों के इसी मंथन से तीन बड़ी धाराएं निकली जिन्होंने अगली पूरी सदी की शक्ल तय कर दी। तो यहां मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ थे रूढ़िवादी, जो चाहते थे कि जैसा चल रहा है वैसा ही चले, अतीत बना रहे। फिर थे उदारवादी, वो बदलाव तो चाहते थे पर धीरे धीरे। और हाँ, वोट का अधिकार सिर्फ उन पुरुषों को देना चाहते थे जिनके पास संपत्ति हो। और फिर आए रेडिकल्स, वो पूरी व्यवस्था को ही बदलना चाहते थे। उनका कहना था कि सरकार बहुमत से बननी चाहिए और वोट देने का हक सभी को हो, महिलाओं को भी। लेकिन इन सब से भी आगे बढ़कर एक और क्रांतिकारी विचार था, समाजवाद। ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी, ये तो निजी संपत्ति के विचार पर ही सवाल उठा रहा था। इसका मानना था कि समाज की सारी समस्याओं की जड़ यही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और फिर कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो औद्योगिक समाज है वो असल में फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच की एक लड़ाई है। और उनका मानना था कि इस लड़ाई में आखिरी जीत मजदूरों की ही होगी। और वो एक ऐसा कम्युनिस्ट समाज बनाएंगे जहां हर चीज पर, हर संपत्ति पर पूरे समाज का हक होगा। तो ये सारे नए नए विचार पूरे यूरोप में फैल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि इन्होंने सबसे गहरी जड़ें रूस में ही क्यों जमाई। आइए समझते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि रूस बाकियों से कितना अलग था। जहां पश्चिमी यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी, वहीं रूस के 85% आबादी अब भी खेती किसानी कर रही थी। मतलब एक बहुत बड़ा खेती पर निर्भर साम्राज्य जिसके अंदर तनाव उबल रहा था। तो जरा सोचिए, माहौल कैसा था। एक ऐसा राजा जिसकी कोई जवाबदेही नहीं, फैक्ट्रियों में काम करने के हालात बद से बदतर, और करोड़ों किसान जो जमीन के लिए तरस रहे थे। ये क्रांति के लिए बिल्कुल सही माहौल था। एक ऐसा तूफान जिसे बुल्शेविकों जैसी खुफिया पार्टियां और हवा दे रही थी। और फिर 1905 में जब शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जार के सैनिकों ने गोलियां बरसा दी तो एक चिंगारी भड़की। इसे खूनी रविवार कहा गया। हालांकि उस वक्त क्रांति को कुचल दिया गया, पर इसने लोगों के मन में और आग भर दी। सबको समझ आ गया कि जार का राज कितना जालिम हो सकता है। ये आने वाले तूफान की एक तरह की ड्रेस रिहर्सल थी। अब आते हैं साल 1917 पर, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला विश्व युद्ध चल रहा था और इसने रूस को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। 70 लाख, जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। 70 लाख रूसी मारे जा चुके थे। सेना की हिम्मत टूट चुकी थी। देश के अंदर खाने और ईंधन की जबरदस्त किल्लत थी। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा था। 1917 तो जैसे एक बवंडर था। सब कुछ शुरू हुआ रोटी के लिए हड़ताल करती हुई औरतों से, और देखते देखते कुछ ही महीनों में जार की सत्ता खत्म हो गई और फिर व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविकों ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि सब हैरान रह गए। लेनिन की सबसे बड़ी ताकत थी उनके वादों की सादगी। जहां दूसरे नेता बहसों में उलझे थे, लेनिन ने थके हारे सिपाहियों, बेजमीन किसानों और भूखे मजदूरों को बस 3 चीजें दी जो वो सुनना चाहते थे: शांति, जमीन और रोटी। ये एक ऐसा नारा था जिसका कोई तोड़ नहीं था। अच्छा, तो सत्ता पर कब्जा तो हो गया, लेकिन एक बात है गद्दी पर बैठना और दूसरी बात है इतने बड़े देश पर राज करना और एक बिल्कुल नया समाजवादी देश बनाना। अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद रूस एक भयानक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर के आग में घिर गया। एक तरफ थे बोल्शेविक जिन्हें रेड्स कहा जाता था, और दूसरी तरफ थे
जार के समर्थक, उदारवादी और विदेशी ताकतें, जिन्हें व्हाइट्स कहा जाता। लड़ाई बहुत भयानक थी। आखिरकार रेड्स जीते, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सिविल वॉर के बाद स्टालिन ने सोवियत संघ को तेजी से एक औद्योगिक देश बनाने के लिए एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी, और जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ ही सालों के अंदर तेल, कोयला और स्टील का उत्पादन दोगुना हो गया। एक पिछड़ा हुआ देश अब दुनिया की एक बड़ी औद्योगिक ताकत बन रहा था। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ी। इंडस्ट्री को पैसा देने के लिए स्टालिन ने किसानों को मजबूर किया कि वो अपनी जमीनें छोड़कर सरकारी खेतों में काम करें। इस जबरदस्ती की वजह से एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये समझना जरूरी है कि बहुत से किसान इसके खिलाफ थे। ऐसा नहीं था कि वो कम्युनिज्म के दुश्मन थे, वो तो बस अपनी जमीन और अपना जीने का तरीका बचाना चाहते थे। लेकिन उनके विरोध को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। रूसी क्रांति की कहानी सिर्फ रूस में खत्म नहीं होती, इसकी गूंज, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गई और इसने 20वीं सदी का भविष्य तय कर दिया। तो आखिर इसका असर क्या हुआ? देखिए, एक तरफ तो इस क्रांति ने दुनिया भर के दबे कुचले लोगों के लिए एक उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरी तरफ इसने एक ऐसा राज बनाया जिसमें कोई आजादी नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी का शासन था, और इसी ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे शुरू हुआ कोल्ड वॉर, जो दशकों तक चला। एक सदी बाद भी रूसी क्रांति हमें याद दिलाती है कि विचार, आइडियाज में कितनी ताकत होती है। वो दुनिया को बदल सकते हैं, अच्छे के लिए भी और